अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र युवकদের বাংলা বাঁচাও আন্দোলনের ঘোষণা করল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। মূলত 5টি বিষয়কে সামনে রেখে এবিভিপি বাংলা বাঁচাও আন্দোলনের ঘোষণা করল। প্রথমত, সুরক্ষিত নারী সুরক্ষিত বাংলা। দ্বিতীয়ত, ভিক্ষা নয় শিক্ষা চাই, কর্মসংস্থানের সুযোগ চাই। তৃতীয়ত, সন্ত্রাস নয় শান্তি চাই, গণতান্ত্রিক অধিকার চাই। চতুর্থত, অবিলম্বে মুসলিম তোষণ বন্ধ করতে হবে। পঞ্চমত, অবিলম্বে শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নতি ও রোজগার কেন্দ্রিক শিক্ষা চাই। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এই 5টি দাবি নিয়ে আগামী 6 জানুয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রাণকেন্দ্র শহরগুলিতে এবং এলাকা ভিত্তিক ইস্যুগুলোকে নিয়ে ডিএম এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। আগামী 22শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা চলো এবং 24শে ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি চলোর ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই মহামিছিলের আয়োজন করা হবে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদিকা নিধি ত্রিপাঠী বলেন, বাংলাকে সোনার বাংলা বানানো ছাত্র যুবকদের অঙ্গীকার। সুতরাং আমরা ছাত্র যুবকদের নিয়েই বাংলাকে সোনার बांग्ला বানাবই। बहुत ही अच्छा काम किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हम सब तक अपने समाचार पहुंचाने के लिए आप डटे रहे। इसलिए आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार समस्त विद्यार्थी परिषद परिवार की ओर से। मैं यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी वेस्ट बंगाल में আসুন দেখতে থাকুন এখন খবর বাংলা খবর প্রতি মুহূর্তে প্রতি দোরগড়ায় প্রতি মানুষের কাছে। हम देखते हैं कि जो वेस्ट बंगाल अपनी सरस्वती पूजा के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है, जिस दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना स्वयं एक महिला ने 80s में की, आज उसी वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि आए दिन बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं। एक 6 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन का बलात्कार किया जाता है। एक हाई स्कूल की एक टीचर उसे और उसकी महिला मित्र को सड़कों पर टीएमसी के गुंडे घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। एक बलात्कार की घटना होने के बाद में स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है, और वो ये स्टेटमेंट देती है कि ये तो सिर्फ सजा सवरा करके उस बलात्कार की घटना को ये महिला प्रस्तुत कर रही है, और ऐसा कहने पर एक बलात्कार की पीड़िता महिला का मजाक उड़ाने का काम इस वेस्ट बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय और अशोभनीय घटना वेस्ट बंगाल में घटित होती है। हम देखते हैं कि जहां पर एक स्कूल से लौट रही एक बच्ची का बलात्कार कर लिया जाता है, जब उसकी मां आवाज उठाती है तो खुद टीएमसी के गुंडे उसकी मां को प्रताड़ित करते हैं और उसकी मां का भी मर्डर कर दिया जाता है। खुद 2016, 17 और 18 की नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का ये डाटा कहता है कि किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में लगातार बढ़ रही है। और ऐसी भी सिचुएशन आती है कि स्वयं नेशनल वुमेन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है रेखा जी को स्वयं वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आकर के ये कहना पड़ता है कि महिलाओं के साथ में, महिलाओं के विरोध में हो रही घटनाएं, हिंसाएं लगातार वेस्ट बंगाल में बढ़ रही हैं। और इन सब घटनाएं ये इस बात का प्रमाण है कि आज महिलाओं की स्थिति वेस्ट बंगाल में कैसी है, और उन स्थिति को अंजाम देने वाले वो लोग जिनको तुष्टीकरण की उस प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वयं ममता बनर्जी जी जो ऐसे घुसपैठी है उनको प्रश्रय देती है, और उनके द्वारा ऐसी घटनाओं को लगातार वेस्ट बंगाल में अंजाम दिया जा रहा है। और आज महिलाओं के समर्थन में वेस्ट बंगाल में आज आवाज उठाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर के विद्यार्थी परिषद निरंतर सक्रिय है और अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। हम देख रहे हैं कि आज किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि जब यहाँ की जो मेजॉरिटी के लोग हैं किस प्रकार से उनको दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन ना करने के लिए उनको बाध्य कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी की ताजिया निकल सके, किसी का जलसा निकल सके, किसी का जुलूस निकल सके। इसलिए उनको अपनी तिथि को बदलने के लिए कहा जाता है कि वो आज दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन ना करके 2 दिन बाद विसर्जन करें। हम देखते हैं कि ऐसे ही फेलोशिप और स्कॉलरशिप के मामले में हो तो उन स्टूडेंट्स को जो फेलोशिप मिलनी चाहिए वो फेलोशिप उनको ना दे करके किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो फेलोशिप देने के लिए प्रयास किया जाता है। ऐसे ही यदि हम अलग अलग स्थानों पर देखें तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री के माध्यम से और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके फॉलोअर्स के माध्यम से भी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां अपनाई जाती है। जब राजेश और तापस नामक 2 छात्र बांग्ला भाषा के प्राध्यापक की नियुक्ति की मांग करते हैं तो वहां पर उनके
की जाती है, और जब वो विरोध में छात्र आवाज उठाते हैं तो स्वयं ममता बनर्जी की जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए जो उनके पद का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा गोली चला दी जाती है और राजेश्वर तापस की हत्या कर दी जाती है। ऐसे अलग अलग स्थानों पर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आज जो लोग मेजॉरिटी में हुआ करते थे आज वो माइनॉरिटी में है। मालदा किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा गांव जहां पर 300 परिवार हिंदू हैं और सिर्फ 15 या 20 परिवार ऐसे हैं जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, और उन दूसरे संप्रदाय के लोगों को दुर्गा पूजा से दिक्कत होने लग जाती है और उनके कहने पर उन 300 परिवारों की इच्छा को, उनके धार्मिक स्वतंत्रता की, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को खत्म करके वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा दुर्गा पूजा को बैन कर दिया जाता है ताकि उन कुछ परिवारों को खुश किया जा सके और उन 300 परिवारों की इच्छाओं को दबाया जाए। उसी प्रकार से आज हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से शिक्षा की जो स्थिति है वो निरंतर डाउन होती जा रही है। हम देखें तो नीट और जेईई की परीक्षा देने जाने वाले जो छात्र हैं, जब पता लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा नीट और जेईई की परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं उनके 1 वर्ष को सुरक्षित रखने के लिए वेस्ट बंगाल जब कहा जाता है कि वो परीक्षा देने जा सकते हैं, तो ऐसे समय में नीट और जेईई की परीक्षा के 1 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है ताकि उन छात्रों का 1 वर्ष बर्बाद हो जाए। ऐसी ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए आई है उसे न लागू करते हुए वेस्ट बंगाल में ऐसे जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों की फेलोशिप बढ़ाने की बात की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू न करते हुए वेस्ट बंगाल में उन छात्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज ही एक समाचार देखने को मिला कि प्राइमरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आह्वान किया गया है कि उन्हें अब लंच के साथ साथ में ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, उन्हें नाश्ता भी दिया जाएगा और उसका पूरा एक खाका बनकर के तैयार हो गया है और आगे आने वाले कुछ समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करते हुए उन छात्रों को, उन प्राइमरी में पढ़ने वाले उन बच्चों को प्रात राशि यानी कि नाश्ता भी अब दिया जाएगा। तो जब कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं होगी तो आखिर उन प्राइमरी के बच्चों को नाश्ता कैसे मिलेगा? क्या उसी पुराने ढर्रे पर वापस वही चलना चाहते हैं? इतने वर्षों से हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कॉलरशिप और फेलोशिप की क्या दशा है वेस्ट बंगाल में। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांग छात्रों को समर्थन की बात की गई है, जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कस्तूरबा गांधी विद्यालय जिनको 8 से बढ़ाकर के कक्षा 12 तक कर दिया गया है, अगर वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होती है तो महिलाओं के वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो कक्षा 8 से बढ़ाकर के 9 तक किए गए हैं, आखिर वो महिलाएं, वो छात्राएं जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती हैं, आखिर वो लाभान्वित कैसे होंगी? जिन दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रावास की बात की गई है, अगर वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होती है तो वो छात्र, दिव्यांग छात्र आखिर लाभान्वित कैसे हो पाएंगे? तो ये एक विषय है जो जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि आज स्कूल और कॉलेजेस में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, शिक्षकों की कमी है और आपके इसी प्रेस क्लब के बाहर 28 दिनों तक एसएससी की भर्ती को लेकर के भूख हड़ताल चली और 2 प्रेग्नेंट वुमेन, 2 महिला प्राध्यापिकाएं ऐसी थी जिनका मिसकैरेज तक हुआ, जिनका गर्भपात हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 28 दिनों तक हंगर स्ट्राइक पर इसी प्रेस क्लब के बाहर बैठी थी और उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले तो अब बात पता चलती है कि उनको भर्ती किया जाएगा, बाद में टीएमसी के वर्कर्स अपने किसी रिश्तेदार को किसी और को लेकर के भर्ती करते हुए चले जाते हैं। तो आज किस प्रकार से ममता बनर्जी के जो फॉलोअर्स हैं वो दीदी के फॉलोअर्स अपनी राह खुद बनाते हुए बंगाल के लोगों को निरंतर प्रताड़ित कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर आज हड़ताल पर लोग बैठे हम देखते हैं कि जब यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो 2000 करोड़ रुपए का फंड जादवपुर यूनिवर्सिटी को मिलता है वो फंड भी स्टेट गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती है। शिक्षा के बजट की यदि बात की जाए तो 2019 में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम पर तो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया जाता है 2019 के चुनावों में, पर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं पुनः शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है। तो आखिर आज शिक्षा की स्थिति वेस्ट बंगाल में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आज कितने महीने हो गए, कितने वर्षों बीत गए पर आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रेनोवेशन नहीं हो रहा। तो यदि ऐसी स्थिति अब आती है तो उनके निराकरण के लिए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी और उन आवाज को उठाने के लिए विद्यार्थी परिषद आगे आएगा। हम देखते हैं कि आज भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है वेस्ट बंगाल में, चाहे शारदा चिटफंड घोटाले की बात हो, नारदा घोटाला हो, रोज वैली हो, आईकोर हो, त्रिफला कांड हो, फनी बुलबुल अम्फान के दौरान जो भ्रष्टाचार किया गया, राशन
भ्रष्टाचार किया गया हो, कोविड के टाइम में पीपीई किट का जो भ्रष्टाचार किया गया है, कोविड से निवारण के लिए आए हुए फंड में भ्रष्टाचार किया गया हो, अम्फान के दौरान जो एक स्थिति वेस्ट बंगाल में पैदा हुई उसके निराकरण के लिए केंद्र सरकार से आए हुए पैसों में किया गया घोटाला हो, ऐसे अनेक प्रकार के घोटाले हैं जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैं अगर बात करूं इन घोटालों के साथ में, अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, दीदी की ये सरकार किसान विरोधी है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वेस्ट बंगाल में लागू नहीं की गई। जो लागू होती तो वेस्ट बंगाल के किसान जिनको 8,400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ऐसे वो किसान 8,400 करोड़ रुपए से लाभान्वित होते और उनको जो मंथली 12,000 रुपए मिलने की, जो उनको 12,000 रुपए का लाभ किसान परिवार को होना था, वो नहीं होता। ये इस बात का प्रमाण है कि ममता गवर्नमेंट, ये दीदी किस प्रकार से किसानों के विरोधी है। जिस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब लोग जो कि बड़े बड़े अस्पतालों में, चिकित्सालयों में अपना इलाज नहीं करा पाते थे, वो आयुष्मान भारत योजना के थ्रू अगर फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख रुपए तक की धनराशि को प्राप्त करके वो अपना इलाज करा सकते थे, तो वो आयुष्मान भारत योजना को ना लागू करके दीदी ने अपना गरीबों के विरोधी चेहरे को अपना उजागर किया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की घटनाएं हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लगातार लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की जा रही है। वेस्ट बंगाल में कोई भी एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रैक्टिस करते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने का अधिकार है। और आज वेस्ट बंगाल में यदि कोई व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, फॉलो करते हुए सड़क पर यदि रैलियां निकालते हुए अपनी बात को उजागर करने का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके काफिले पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, उसकी गाड़ियां तोड़ने का प्रयास किया जाता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हत्या कर दी जा रही है। यदि कोई एक छात्रा अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, राष्ट्रवादी विचारों को फॉलो करती है, तो सरेआम उसका बलात्कार किया जाता है, उसको बलात्कार की धमकियां दे दी जाती हैं। इस प्रकार से लगातार उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को खत्म किया जाता है। कुछ टीएमसी के जो फॉलोअर्स हैं, उनके घर में, उनके नेताओं के घर में बम की एक तरीके से फैक्ट्री हम उनको बोल सकते हैं कि किस प्रकार से उनके घर में बम मिलते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जिनके माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं लोगों के, जो उनके बाबा साहब के द्वारा दिए गए उस संवैधानिक अधिकारों की हत्या वेस्ट बंगाल में की जा रही है। और उन सब अधिकारों की रक्षा करते हुए, उन सब अधिकारों को बचाते हुए और लोगों के जो वेस्ट बंगाल कभी हिंदू जीवन और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र रहा, वो आज जिहादी मानसिकता से ग्रसित होता जा रहा है। उस जिहादी मानसिकता से वेस्ट बंगाल को उबारने के लिए, जो भारत के लिए वेस्ट बंगाल कभी पुनर्जागरण का केंद्र था, आज वो तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। उस तुष्टीकरण की प्रयोगशाला से वेस्ट बंगाल को बचाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने प्रण लिया है कि वो आगे आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, तुष्टीकरण से बंगाल को उबारने के लिए, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, शिक्षा एवं रोजगार को बचाने के लिए और ऐसे ही लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए भ्रष्टाचार से वेस्ट बंगाल को मुक्त करने के लिए, ऐसे इन 5 विषयों को लेकर के आगे आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद पूरे वेस्ट बंगाल में आंदोलन चलाएगी, जिसकी शुरुआत 6 जनवरी को होने जा रही है। 6 जनवरी को विद्यार्थी परिषद पूरे वेस्ट बंगाल में हर एक जिला स्तर पर डीएम को जाकर के ज्ञापन सौंपेगी ताकि इन व्यवस्थाओं का निराकरण किया जा सके। रोजगार की समस्या को उभारने के लिए एक रिपोर्ट जो कहती है कि आज वेस्ट बंगाल में जो बेरोजगारी का दर है वो 6% से अधिक जा चुका है। ऐसे समस्त प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यार्थी परिषद पूरे वेस्ट बंगाल में आंदोलन चलाने जा रही है। और ममता जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, रिक्वेस्ट ही क्या, आज विद्यार्थी परिषद आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेतावनी भी दे रही है कि आप लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करने में माहिर है। विद्यार्थी परिषद लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन पूरे वेस्ट बंगाल में चलाने जा रहा है। आप रोक सकती हैं तो रोक लीजिए, क्योंकि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, संवैधानिक अधिकारों पर भरोसा करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है। আপনাদের কোনো এই বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন।
নমস্কার, সুরঞ্জন সরকার, এবিভিপি রাজ্য সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত। আমাদের এই সামগ্রিক 5টা বিষয়কে নিয়ে সুরক্ষিত নারী, সুরক্ষিত বাংলা, শিক্ষা নয় শিক্ষা চাই, কর্মসংস্থানের সুযোগ চাই, সন্ত্রাস নয় শান্তি চাই, গণতান্ত্রিক অধিকার চাই, অবিলম্বে বাংলায় যে মুসলিম তোষণের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে এবং অবিলম্বে শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নতি এবং রোজগার কেন্দ্রিত শিক্ষা আমাদের দাবি। সেই বিষয়ে আমাদের 5টি বিষয়ে আগামী 6 জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলা স্তরে এবং এর সঙ্গে জেলার লোকাল ইস্যুগুলো নিয়ে ডিএম এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এছাড়াও এই সামগ্রিক পশ্চিম বাংলাকে যে বাংলা বাঁচানোর যে অঙ্গীকার, যে বাংলা বাঁচাও আন্দোলন, আমরা যে নাম দিয়েছি ছাত্র যুবদের হুঙ্কার বাংলা বাঁচানোর অঙ্গীকার, এই অঙ্গীকার বদ্ধকে নিয়ে আগামী 22শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা চলো এবং 24শে ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি চলো। পশ্চিমবাংলার দুই প্রান্তের পক্ষ থেকে দক্ষিণবঙ্গের তরফ থেকে কলকাতা চলো এবং উত্তরবঙ্গের তরফ থেকে শিলিগুড়ি চলো। প্রায় লক্ষাধিক স্টুডেন্ট আমাদের রাজপথে নামবে এমন একটি পরিকল্পনা আমাদের করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই মহা মিছিলকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কোনো সময় আমরা বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিতরে হিউম্যান চেঞ্জ করা, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রচার প্রসারের জন্য আমরা লিফলেট বিলি করা এবং 5টি বিষয়ে আমাদের ব্ল্যাক পেপার রিলিজ করা এবং সমাজের প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব, সমাজের বুদ্ধিজীবী মহল নিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 5টা জায়গায় আমাদের 5 জায়গায় 5টি বিষয়ের উপর ওয়ার্কশপ হবে এবং সেই ওয়ার্কশপ থেকে বিভিন্ন বিষয় আলোচনার যে বিষয় আসবে সেটা আমরা আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার সকল মানুষের কাছে নিয়ে আসবো এবং সর্বোপরি যে পশ্চিমবাংলায় নারীদের যে সুরক্ষা নেই সেজন্য আমরা রান ফর সেফটি বা একদিনের আমরা সেখানে আমরা ম্যারাথন দৌড় এই ধরনের বিভিন্ন রকম কার্যক্রমাত্মক বিষয় আমাদেরকে রাখা হয়েছে। সর্বোপরি পশ্চিমবাংলাকে বাঁচানোর জন্য আমাদের এই এবিভিপির আন্দোলন বিগত 21শে ডিসেম্বর আমাদের পশ্চিমবাংলার প্রতিটা ব্লক স্তরে আমাদের বিভিন্ন এবিভিপি সিটি ইউনিট বা নগর ইউনিটের উদ্যোগে পশ্চিমবাংলায় প্রায় প্রতিটা ব্লকে আমরা আমাদের আন্দোলন কর্মসূচি করেছি এবং আগামী দিনগুলোতেও আমরা আন্দোলনাত্মক কর্মসূচি করব। কিন্তু আমরা আবারই বলতে চাই, আমাদের বিষয় বলেছে যে পশ্চিমবাংলায় যে টিকাগড়ের কাণ্ড আমরা দেখেছি, যেখানে উড়ন্ত লুগির দুরন্ত লাফি, যেটা আমাদের পশ্চিমবাংলায় যখন লকডাউনের সময় সারা পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ, সারা ভারতবর্ষ স্তব্ধ, ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে টিকিয়াপাড়াতে, হাওড়ার টিকিয়াপাড়াতে যেখানে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের তোষণের রাজনীতির ফলে পুলিশকে মার খেতে এবং তার পরবর্তীতে তার বাড়ি থেকে রেশন সামগ্রী তুলে দিয়ে আসে পশ্চিমবাংলার নির্লজ্জ সরকার, সেই বিষয়ে আজকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আজকে স্পষ্ট বার্তা। আর প্রেস ক্লাবের সামনে 28 দিন ধর্মঘটের ফলে প্রেগনেন্ট মহিলার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া আজকে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নয়ন করার জন্য যে সকল ডাক্তারবাবুরা আছেন, যে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, তারাও আজকে কলকাতা রাজপথে শুধুমাত্র উপযুক্ত মেধার ভিত্তিতে, যোগ্যতার ভিত্তিতে, চাকরির দাবিতে, কখনো বা বিকাশ ভবনের সামনে, কখনো বা নবান্নের সামনে প্রতিনিয়ত বাংলা শিক্ষিত যুব সমাজ আজকে রাজপথে। কিন্তু আজকে দেখা যায় শিক্ষার বাজেটের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, সেখানে শিক্ষার বাজেট শুধুমাত্র যখনই ইলেকশন আসে তখন পশ্চিমবাংলার শিক্ষার বাজেট কমে দেওয়া, ইলেকশন শেষ তো শিক্ষার বাজেট কমে গেল। যেখানে শিক্ষার বাজেটের যে তুলনা আছে মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট দূষণের রাজনীতি ফলে তাদের বাজেট আজকে কেন বাংলার মানুষের কাছে বেশি, এটা আজকে বড় প্রশ্ন চিহ্নের বিষয়। সুতরাং এবং আজকে পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে নারী সুরক্ষা, আজকে ভট্টারাসের কাণ্ড নিয়ে পশ্চিমবাংলার আজকে মিডিয়ার কাছে আমাদের প্রশ্ন, আজকে সকল গণমাধ্যমের কাছে প্রশ্ন, ভট্টারাসের ঘটনায় আজকে যতটা সরব, আজকে আমরা চাই ভট্টারাসের ঘটনার উপযুক্ত বিচার হোক, দোষীরা শাস্তি পাক এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজকে প্রশাসন গ্রহণ করুক। কিন্তু একই সঙ্গে প্রশ্ন যখন পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ 24 পরগনা যখন ডায়মন্ড হারবার একজন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে সেখানে ফেলে দেওয়া গেল, পশ্চিমবাংলার গণমাধ্যম তখন চুপ। আজকে যখন সেই সমসাময়িক ঘটনায় আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরে কতগুলো আদিবাসী মহিলা, কতগুলো পিছিয়ে পড়া মহিলা, আমাদের উত্তরবঙ্গে কতগুলো সেখানে আজকে পশ্চিমবাংলার আজকে মিডিয়া সেখানে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপর আজকে পশ্চিমবাংলার সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু আজকে সবার ভট্টারাসের ঘটনা নিয়ে আজকে সেখানে সরব। আমার প্রশ্ন, সকল বিষয়ে সমানভাবে আজকে মর্যাদা দেওয়া এবং যে সকল ক্ষেত্রে রাজনীতি করা যে বন্ধ। আজকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পরিষ্কার বক্তব্য, আজকে কোনো জায়গায় গণতন্ত্র নেই। আজকে পশ্চিম বাংলায় প্রায় 2017 সাল থেকে কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচন নেই। আজকে কেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে না? আজকে মমতা ব্যানার্জির কাছে पहले उन्हें अपने घर में देखना चाहिए कि उनके यहाँ एक 6 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन का रेप कर दिया जा रहा है, स्कूल से लौट
पढ़ रही एक लड़की का रेप कर दिया जा रहा है, एक 80 इयर्स की ओल्ड एक वयस्क एक वृद्ध महिला का रेप कर दिया जा रहा है, और वो अदर स्टेट की तरफ आंख लगा करके बैठे हुए हैं। अगर टीएमसी के लोग दूसरे स्टेट के बजाय अपने स्टेट पर फोकस करें तो मुझे लगता है वुमेन्स की हालत वेस्ट बंगाल में और सुधर सकती है। जिस चीज़ के लिए वेस्ट बंगाल जाना चाहता है उस चीज़ को वो पुनः प्राप्त कर सकता है। जो पैरा टीचर है वो आंदोलन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी किया था अगले महीने, उसको उठा दिया गया, लेकिन उसके बाद अभी भी आंदोलन चल रहा है। तो आप यहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, आप इसके बारे में क्या बताएं? विद्यार्थी परिषद ने पहले भी कहा कि जिस तरीके से आंदोलन के दौरान यहीं पर प्रेस क्लब के बाहर ही 28 दिनों तक भूख हड़ताल चली, और इस भूख हड़ताल के दौरान किस तरीके से 2 महिलाओं के मिसकैरेज भी हुए, 2 महिलाओं का गर्भपात भी हो गया, उन बातों को ध्यान में देते हुए विद्यार्थी परिषद सबके साथ में है। विद्यार्थी परिषद किसी एक समुदाय के साथ में नहीं है। जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है आज के समय में, उन सबके साथ में विद्यार्थी परिषद खड़ी है। जब जहां आवश्यकता पड़ेगी उनके साथ में खड़े होकर के विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। निधि त्रिपाठी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ABVP। निधि जी, एक मेरा छोटा प्रश्न है, आपने किसान आंदोलन को लेकर बात किया है। किसान आंदोलन, किसान के लिए आपने बोला है सम्मान निधि योजना। तो सम्मान निधि योजना लाभान्वित जो हो गए हैं केंद्र सरकार से, वो भी बैठे हुए हैं मोर्चे के ऊपर में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखने की बात है। वो पहले किसानों को जाकर के सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि वो कौन से किसान हैं, और ये मैं और आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले हैं या फिर कोई और किसान। वो देख सकते हैं कि आंदोलन में किस तरीके से ऑडी में बैठने वाले लोग, फुट मसाजर यूज़ करने वाले लोग और अलग अलग तरीके के लोग उस आंदोलन में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसान आंदोलन को उन सारी परिस्थितियों से बाहर आने की आज आवश्यकता है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन को कुछ लोगों ने, शहरी माओवादियों ने, कुछ ऐसे जो धनाढ़ लोग हैं जिन्होंने हाईजैक कर लिया है, उनसे आंदोलन को बाहर आने की आवश्यकता है। और बाहर आंदोलन आने के बाद में मुझे पूरा भरोसा है अपने देश के अन्नदाताओं के ऊपर, मुझे पूरा भरोसा है अपने देश के संचालकों के ऊपर कि वो उन सारी समस्याओं का निदान करेंगे और देश वापस अपनी स्थिति पर लौट पाएगा। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसी तरह से SIO भी, वो भी अपनी मांग जो है केंद्र सरकार से मांगती है, और आपने यहाँ पर आके पश्चिम बंगाल में किया, तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों के रोल अलग अलग होते हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रोल निभाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में टास्क फोर्स बना करके जल्द से जल्द NEP को लागू करे ताकि उसकी सुविधाएं उनको मिल सके। महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अगर केंद्र सरकार ने लागू की है और उसे स्टेट इंप्लीमेंट नहीं करता है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी, किसी अन्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोनों के रोल अपने अलग अलग हैं और उन रोल को फॉलो करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा जिम्मेदार है, ना कि केंद्र सरकार। थैंक यू।